जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है किस्मत का खेल। 2 दिन से बीमार आशा जी सुबह से घर के सारे काम निपटाने के बाद थोड़ा सा खाना लेकर अभी बैठी ही थी कि तभी गुस्से से तनतनाता हुआ बेटा आया और भोजन की थाली में लात मारते हुए बोला, बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहू से बिना पूछे खाना लेने की। बेटे की इस हरकत को देखकर आशा जी दर्द भरे स्वर में बोली, बेटा, भोजन करते हुए तो जानवर की थाली को भी लात नहीं मारते। मैं तो फिर भी तेरी माँ हूँ। बेटा, क्या हमने इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा करके इस काबिल बनाया कि तू समय आने पर अपने ही माँ बाप को जाहिल गवार कह के अपमानित कर सके। बेटा, मुझे 3 दिनों से बुखार आ रहा है। बहू से कितनी बार कहा डॉक्टर के पास ले चल या फिर बुखार की टैबलेट ही लाकर दे दे, लेकिन उसने ना ही टैबलेट लाकर दी और ना ही मुझे खाना दिया। इसलिए मुझे बहुत कमजोरी लग रही थी बेटा, और आज थोड़ा सा ठीक लग रहा है तो मैं बरामदे में आकर बैठी ही थी कि बहू ने मुझे कपड़े धोने के लिए कह दिया। मैंने मना किया तो पता नहीं उसने तुझे क्या क्या कह दिया जो तू मुझ पर इतना गुस्सा कर रहा है। बेटा, यह खाना भी तो मैंने खुद ही निकाला है और देख ले कितना थोड़ा सा ही तो लिया है। अगर मैं थोड़ा सा खाना खा लूंगी तो तुम्हारा कुछ कम नहीं हो जाएगा। अपनी इस बूढ़ी माँ पर रहम कर बेटा, कहती हुई आशा जी अपने बेटे हिमांशु से गिड़गिड़ाते हुए अपने खाने की थाली वापस लेने के लिए निवेदन कर रही थी। उसी समय आशा जी की पड़ोसन गीता जी, जो कि आशा जी की पक्की सहेली थी, उनकी आवाज सुनकर उनके घर पहुंची तो देखा हिमांशु भोजन की थाली लिए हुए खड़ा है और आशा जी जो झूठे हाथों से अपनी बेटी की तरफ देख रही थी। हिमांशु ने पड़ोसन के सामने बात का बतंगड़ बनाना ठीक न समझते हुए वह थाली अपनी माँ को देते हुए बोला, माँ, आपने सब्जी और मंगाई थी ना, यह लो मैं सब्जी ले आया हूँ। और आज की सब्जी कैसी बनी है माँ? कहते हुए मैं गीता जी को बैठने के लिए कहकर कमरे में चला गया, क्योंकि गीता जी की एक आदत थी, वे किसी के भी घर की बात को कहीं भी बड़ा चढ़ाकर बताती थी और आशा जी के घर की तो वह एक एक बात जानती थी और उनका एक उद्देश्य अपनी सहेली को बचाना भी रहता था। इसलिए उन्हें जैसे ही आभास होता कि आशा जी के साथ उनके बेटे और बहू अन्याय कर रहे हैं, वे तुरंत ही बिना काम के ही उनके घर पहुंच जाया करती थी, ताकि आशा जी के ऊपर उनके बेटे और बहू जातियां न कर सकें। दरअसल आशा जी को हिमांशु ने अपनी पत्नी की डिलीवरी के बाद की मदद के लिए अपने पास शहर बुलाया था, अपनी पत्नी की सेवा के लिए, और उसके पिता गांव में ही रहकर खेती बाड़ी का काम देखते थे। आशा जी के पति अमरनाथ जी का अनाज का बहुत बड़ा खेत था, जिसमें अलग अलग अनाज की खेती की जाती थी। उसने उन्हें इतनी आमदनी हो जाती थी कि वो एक सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति भी नहीं कमा सकता। अमरनाथ जी जितना भी पैसा कमाते, हिमांशु समय समय पर अपने खर्चे गिनवाकर उनके सामने रोकर उनसे पैसे ऐंठ लेता था। अमरनाथ जी भी बेटे के मुंह में आकर उसे समय समय पर पैसे देते रहते थे, लेकिन बेटे को ना ही अपने पिता की मेहनत की कदर थी और ना ही अपनी माँ की मेहनत की। उसे लगता था यह तो उनका फर्ज है, इतना तो सभी माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। समय बीतने लगा और आशा जी की बहू ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। उस समय आशा जी घर के मंदिर में दीपक जला रही थी, इसलिए उन्होंने कहा, हमारे घर को रोशन करने वाला कुल दीपक आ गया, इसलिए इसका नाम हम रोशन रखेंगे। रोशन नाम सभी को अच्छा लगा। कुछ दिनों बाद आशा जी की बहू माला को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अब बहू और पोते के आने की खुशी में आशा जी ने घर में रंगोली बनाई और घर के आंगन में दिए जलाए। ऐसा लग रहा था मानो उनके घर में दिवाली बनाई जा रही हो। माला ने जब चारों तरफ दीपक जलाए हुए देखे, आंगन में एक से एक बढ़कर रंगोली बनाई गई है, तो उसका मन अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। वह जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करने लगी, आशा जी ने अपने पोते और बहू की आरती उतारी और उन पर फूलों की वर्षा की।
माला ने कभी नहीं सोचा था कि उसका और उसके बेटे का स्वागत इस शानदार तरीके से होगा। लेकिन जब आशा जी ने माला से पूछा, बहू, ये सजावट और जो हमने तुम्हारा स्वागत किया है तुम्हें कैसा लगा? तो उसने अपना मुंह बनाते हुए कहा, हाँ ठीक ही था, लेकिन मेरे मायके में इससे भी ज्यादा अच्छे से होता। आशा जी की प्रसन्नता भरा चेहरा मुरझा सा गया, लेकिन वे उस समय कुछ भी नहीं कह पाई और चुपचाप वहां से चली गई। तभी माला ने कहा, मम्मी जी, अस्पताल में तो ढंग का खाना नहीं मिला, आज थोड़ा चटपटा और मसालेदार खाना बनाइएगा। आज घर का खाना भर पेट खाऊंगी। आशा जी बोली, बहू, छोटे बच्चे की माँ को शुरुआती दिनों में सादा खाना ही खाना चाहिए। ज्यादा चटपटा और मसालेदार माँ और बच्चों दोनों की सेहत के लिए ठीक नहीं होता। लेकिन माला आशा जी की बात कहाँ मानने वाली थी। वह तो उन्हें गांव की गवार ही समझती थी और खुद को नए जमाने की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की। इसीलिए उसने कहा, अरे मम्मी जी, यह सब पुरानी बातें हैं, आप लोगों के जमाने में होता होगा, क्योंकि आप लोगों के पास उस समय खाने के लिए कुछ नहीं होता होगा, तो कहाँ से खाते ऐसा स्वादिष्ट खाना? मुझे तो आज स्वादिष्ट और मसालेदार चटपटा खाना ही खाना है। मैं जैसा कह रही हूँ आप वैसा ही कीजिए, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती, वरना मैं आपके बेटे को फोन लगाकर बता दूंगी कि आप मेरा ठीक से ध्यान नहीं रख रही हो। आशा जी हिमांशु के गुस्से को जानती थी और माला के बारे में भी जानती थी। वे एक बात को बढ़ा चढ़ा कर बताती थी और हिमांशु बिना सच जाने उन पर भड़क उठता था। उस दिन भी उसने पत्नी के भड़काने पर अपनी माँ की खाने की थाली को लात मार दिया था। इसलिए आशा जी ने सोचा, इन मूर्खों के मुंह लगने से अच्छा है इन्हीं के अनुसार काम कर लिया जाए। आगे जो होगा उसके जिम्मेदार ये खुद लोग ही होंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने माला के लिए मसालेदार चटपटा खाना बना दिया। कई दिनों बाद ऐसा चटपटा खाना मिलने से उस दिन माला ने पेट भर खाना खाया और उंगलियां चाटती रह गई। कहने लगी, मम्मी जी, पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा, ऐसा लग रहा है और भी खा लूं, लेकिन इतना ज्यादा खा लिया है कि अब पेट में भी जगह नहीं है। आशा जी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती रही, हे भगवान, आजकल के इन बच्चों को कौन समझाए कि छोटे बच्चे के लिए कैसा खाना लाभदायक होता है। लेकिन भगवान, आपसे विनती करती हूँ कि मेरे पोते को कोई नुकसान ना हो। यह आजकल के बच्चे हमारी सुनते कहाँ हैं। आशा जी अपनी बहू और पोते के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित थी। सभी लोगों ने खाना खाया और सो गए। रात के करीब 3 बजे बच्चे का रोना शुरू हो गया। माला के पेट में जलन होने लगी। बच्चा बार बार पोटी करने लगा और लगातार रोता रहा। माला को भी लूज मोशन स्टार्ट हो गए। अब माला को अपनी गलती समझ में आ रही थी कि उसने मसालेदार व चटपटी सब्जी खाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। लेकिन वह अपनी गलती ना मानते हुए अपनी सासू माँ पर भड़कते हुए बोली, मम्मी जी, क्या आपने अपने बाल धूप में सफेद किए हैं? अभी मेरी डिलीवरी हुए 7 दिन भी नहीं हुए और मुझे इतना मसालेदार चटपटा खाना खिला दिया। मैं जानती हूँ कि मैं आपसे ऐसे खाने के लिए जिद की थी, लेकिन आप बड़ी होने के नाते मुझे डांट कर मना भी तो कर सकती थी ना। कैसी माँ है आप? कहते हुए उसने अपने पति हिमांशु को भी अपनी सास के खिलाफ भड़का दिया कि तुम्हारी माँ हमसे उम्र में बड़ी हैं, उनका फर्ज बनता है हमें समझाने का, ना कि हमने जैसा कहा वैसा करने का। तुम्हारी माँ सच में गांव की गवार ही है, उन्हें कल ही कल गांव भेज दो। नहीं चाहिए मुझे ऐसी गवार औरत मेरे घर में। पता नहीं मेरा बच्चा बड़ा होगा, यह उसे अपने जैसे ही गांव की भाषा और गवार ज्ञान देंगी। सुबह होते ही इसे वापस इनके गांव भेज दीजिएगा। माला ने जब ऐसा कहा तो हिमांशु को भी लगा, वास्तव में गांव में रही है माँ तो उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, उन्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है। इसलिए उसने माला और अपने बच्चे की हालत को देखकर हिमांशु गुस्से में अपनी माँ को अनाप शनाप गालियां देने लगा। सुबह होते ही उन्हें उनके गांव ले जाने के लिए जैसे ही घर से निकल रहा था कि उसी समय उसके पिता अमरनाथ जी अपने पोते का मुंह देखने के लिए गांव से ढेर सारा राशन का सामान, मेवा, मिश्री और गांव का शुद्ध देसी घी लेकर उनके घर पहुंच गए।
हिमांशु ने अपने पिता को अपने दरवाजे पर इतने सारे सामान के साथ देखा तो उसके मन में लालच आ गया। उसने अपनी माँ से कहा, अरे माँ देखिए ना, पापा हम सभी के लिए खासकर अपने पोते से मिलने खुद ही आ गए और आप जिद कर रही थी कि गांव जाना है। चलिए अपना सामान अंदर रख दीजिए और पापा के लिए चाय पानी का इंतजाम कीजिए। अमरनाथ जी को देखकर आशा जी की आंखों में आंसू आ गए। अमरनाथ जी ने उनके आंसू देख लिए थे लेकिन उस समय कुछ नहीं कहा। आशा जी ने अपने आंसू पहुंचे और अपना सामान अपने कमरे में रखकर उन्हें रसोई में सबके लिए खाना बनाने में लग गई। आशा जी ने फिर अपनी बहू से पूछा, बहू तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? तो बहू ने गरजते हुए कहा, क्या मम्मी जी, आप इतनी बूढ़ी हो गई हैं कि डिलीवरी के बाद माँ को क्या खाना चाहिए आपको नहीं मालूम है क्या? आशा जी ने उस समय उसे कुछ जवाब नहीं दिया, जबकि आशा जी इससे पहले अपने मन से उसके लिए सादा खाना बनाती थी तो माला ही उनसे कहा करती थी, मम्मी जी मेरे लिए कुछ भी मुझसे बिना पूछे मत बनाया करिए वरना मैं खाना ही नहीं खाऊंगी। अब बेचारी आशा जी करे भी तो क्या करे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी अमरनाथ जी ने आशा जी को आवाज लगाई और कहा, आशा एक गिलास पानी तो लेकर आना। आशा जी ने एक गिलास पानी ट्रे में लिया और अमरनाथ जी के पास गई। उनकी नजरें झुकी हुई थी क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी अमरनाथ जी से नजरें मिलाने की, वरना वे शायद उन्हें देखकर रो देती। अमरनाथ जी ने आशा जी का हाथ पकड़कर अपने पास बिठाते हुए कहा, आशा क्या हुआ? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? आशा क्या हुआ बताओ ना, तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया क्यों दिख रहा है? आशा ने अमरनाथ जी के ऐसे अपनेपन भरे शब्दों को सुनकर फूट फूट कर रो पड़ी। उन्हें ऐसा लगने लगा उनका हमदर्द उनकी तकलीफ बांटने आ गया है। कोई तो उनका सहारा है जिनके भरोसे वे कुछ भी कर सकती हैं, वरना बेटे और बहू ने तो उन्हें असहाय और नौकरानी ही बना दिया था। अमरनाथ जी ने उन्हें अपनी बाहों में लिया और उनकी पीठ को सहलाते हुए बड़े प्यार से पूछा, आशा अब मैं आ गया हूँ, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। किसने क्या कहा है मुझे बिना डरे बताओ। थोड़ी देर रो लेने के बाद आशा जी ने अपने आंसू पोंछे और अपने आप को संभालते हुए कहा, जी ऐसी कोई बात नहीं है, बेटे और बहू के पास भला मुझे क्या परेशानी हो सकती है? वह तो मैंने आपको इतने दिनों के बाद देखा इसलिए रोना आ गया। इतना कहकर आशा जी वहां से उठकर जाने लगी क्योंकि उनका बेटा हिमांशु भी उन्हीं के पास वहीं उन्हें घूर घूर कर देख रहा था और बहू भी रसोई से उन्हें इशारे से आंखें दिखाकर चमका रही थी कि वे उन्हें कुछ ना बताए। लेकिन अमरनाथ जी ने भी कोई कच्ची गोली नहीं खेली थी। वे समझ रहे थे कि आशा जी को किसी न किसी बात का बहुत बड़ा सदमा लगा है, इसलिए उन्होंने उनका हाथ फिर से पकड़ा और बैठाते हुए बोले, नहीं आशा, तुम इतना भी झूठ बोलो लेकिन तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोल सकती। तुम्हारी आंखें साफ साफ बता रही हैं कि तुम्हें किसी बात का दुख है। तुम बताओ तो सही, आखिर तुम्हें किस बात की परेशानी है? अमरनाथ जी के इतना कहते ही आशा जी ने वे सारी बातें बता दी जो उनके बेटे और बहू ने उनके साथ किया था। अपनी पत्नी को इतना दुख देने के लिए उन्होंने अपने बेटे और बहू को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा, बेटा तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, हम गांव में रहते जरूर हैं लेकिन यह मत भूलो कि आज तुम जिस आलीशान बंगले में रहते हो यह बंगला भी उसी गांव में रहने वाले तेरे गवार माँ बाप के पसीने की कमाई से खरीदा गया है। यहाँ की एक एक ईंट में तेरे गवार माँ बाप के पसीने की कमाई लगी है। और तुझे पता है जब तेरी माँ तेरे पास शहर आ रही थी तब इसके पैर मानो जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे, यह तो मानो खुशी से बावरी हो गई थी। इसीलिए तो आस पड़ोस और पूरे गांव में अपने हाथों से बनाए मोतीचूर के लड्डू बंटवाए थे कि इसके बेटे ने इसे अपने पास बुलाया है और इसके घर आंगन में एक नन्हे मुन्ने की किलकारियां गूंजने वाली हैं और जो भी उसे रास्ते में मिलता, चाहे वे बड़े बुजुर्ग हों या छोटे हों, सभी से यही कहती फिरती
कि मेरे बेटे के बच्चे को आशीर्वाद दो कि वह सही सलामत इस दुनिया में आए और मेरा बेटा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। लेकिन यह अनपढ़ गंवार क्या जाने, तुम जैसे पढ़े लिखे लोगों को ना तो किसी के आशीर्वाद की ज़रूरत पड़ती है और ना ही किसी की मदद की। तुम तो पढ़े लिखे हो, बिना कुछ कहे ही तुम्हारे सारे काम बन जाते हैं। चलो आशा, मैं भी तो गांव का ही गंवार हूँ, इसलिए बेटे के मुंह में फंसकर इतना सारा सामान खुश होकर ले आया था कि शायद मेरे बच्चों को इसकी ज़रूरत होगी। लेकिन मैं तो गलत था। यह लोग तो पढ़े लिखे हैं ना, यह लोग तो अनाज नहीं बल्कि पैसों को ही खाते होंगे, क्योंकि शहर में रहकर यह लोग खेती बाड़ी गोबर कचरा तो कुछ जानते ही नहीं, सिर्फ पैसा ही जानते हैं, इसलिए सिर्फ पैसा ही खाते होंगे। और मैं गांव का रहने वाला जाहिल गंवार नालायक यह सोच बैठा कि गांव का शुद्ध प्योर अनाज मेवा, गांव का शुद्ध देसी घी बहू के जापे में काम आएगा। यही सोचकर यहाँ ले आया। माफ़ करना बेटा, मुझसे गलती हो गई। यह कहकर अमरनाथ जी अपने बेटे बहू के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। तब हिमांशु दौड़कर अपने पापा के पैरों में गिरकर रोते हुए बोला, पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी माला अपने ससुर जी से माफ़ी मांगने लगी। तब अमरनाथ जी बोले, अरे तुम लोग जिस देवी समान माँ के गुनाहगार हो उससे माफ़ी मांगना छोड़कर मुझसे माफ़ी मांग रहे हो। अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी ही है तो आशा जी से माफ़ी मांगो। अगर उन्होंने माफ़ कर दिया तो समझो मैंने भी माफ़ कर दिया। फिर दोनों बेटे बहू आशा जी के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगे। आशा जी एकदम सरल हृदय की थी। उन्होंने तुरंत ही अपने बेटे बहू को उठाकर अपने गले से लगा लिया और कहा, चुप हो जाओ मेरे बच्चों, गलती इंसान से ही होती है, कोई बात नहीं। कोई भी माँ अपने बच्चों से कितनी देर तक नाराज़ रह सकती है भला। कहकर उन्होंने दोनों के पीठ पर हाथ फेरा और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह दिया। माला अपने कमरे में चली गई, लेकिन उसके अंदर की आग की ज्वाला धधक रही थी। उसे इस बात की चिढ़ थी कि बुढ़िया ने आते ही अपने पति से उसकी शिकायत कर दी। अब वह अपनी सास से किसी न किसी रूप में बदला लेना चाहती थी। उसे उस दिन भर बेचैनी होने लगी, क्योंकि हिमांशु तो खाना खाकर ऑफिस चला गया और आशा जी ने खाना बनाया। सभी को खाना खिलाकर खुद खाया और आराम करने अपने कमरे में चली गईं। जब शाम हुई तो आशा जी ने देखा माला रसोई में सबके लिए चाय बना रही थी, तो उन्होंने कहा, बहू अभी जब तक मैं हूँ तुम आराम कर लो, फिर तुम्हें ही तो काम करना होगा। तुमने चाय क्यों बनाई? मैं आ ही रही थी चाय बनाने के लिए। माला थोड़ा मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं मम्मी जी, आप लोग पापा जी के साथ बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। आशा जी ने भी सोचा, ठीक है, चाय बनाने में बहुत ज़्यादा ताकत तो नहीं लगती, खड़े खड़े चाय ही तो बनानी है। इसीलिए वे अमरनाथ जी के पास सोफे पर जाकर बैठ गई। अमरनाथ जी ने आशा जी से कहा, आशा थोड़ा गर्म पानी लाओ, मुझे बहुत प्यास लग रही है। आशा जी ने जैसे ही पानी लेने किचन में जा रही थी, उन्होंने देखा बहू चाय के कप में चम्मच चला रही थी। उसे देखकर उन्हें थोड़ा अजीब लगा कि बहू कप में चम्मच क्यों चला रही है। फिर उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वे पानी लेकर चली गई। अमरनाथ जी को देने लगी। थोड़ी देर बाद बहू ने चाय और बिस्किट लाकर दिया, तो दोनों ने चाय के साथ बिस्किट भी खाया। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसी नींद आने लगी कि वे दोनों वहीं लुढ़क गए। हिमांशु जब अपने ऑफिस से घर आया तो उसने अपने मम्मी पापा को अस्त व्यस्त तरीके से लटके हुए देखकर दंग रह गया। उसने माला से उनके बारे में पूछा तो उसने कह दिया, मुझे नहीं पता यह लोग क्यों अभी तक सो रहे हैं। हिमांशु ने उन्हें उठाया और उनके कमरे में ले गया, लेकिन वे वहाँ भी सोते ही रहे। अब माला ने जैसे तैसे उस रात का खाना तो बनाया, लेकिन उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। जब हिमांशु के कान भरती ही जा रही थी, उसने कहा, देखिए जी, अब ये दोनों बुढ़ा बुढ़िया हमारे किसी काम के नहीं रह गए हैं। अब मैं घर के छोटे मोटे काम तो कर ही लेती हूँ और झाड़ू पोछा बर्तन साफ करने के लिए हम बाई रख लेंगे।
जितना खर्चा हम लोग इनके ऊपर करते हैं उससे कहीं कम खर्च में काम वाली बाई काम करके अपने घर वापस चली जाएगी और इन्हें तो दिन भर झेलना पड़ता है। अब मुझसे ये दोनों और बर्दाश्त नहीं होते। पहले वे अकेली बुढ़िया रहती थी, चलो वह तो कम से कम हमारा काम कर दिया करती थी, और अब तो यह बुढ़ा भी अधम का। और कल की ही बात के बाद तो हम इन्हें जाने के लिए भी नहीं कह सकते, नहीं तो हमें इस घर से भी निकाल देंगे। अब इतने बड़े शहर में इतने बड़े परिवार का खर्च कैसे चलाएंगे, यह तो हमें सोचना ही होगा ना। इनका क्या है, इन्हें तो ऐसा लगता है जैसे इनके गांव में सब मुफ्त में मिल जाता है, वैसे ही यहाँ भी सब कुछ मुफ्त में ही मिल जाता होगा। तभी तो मैं इनको गांव का गवार कहती हूँ, कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। तभी हिमांशु बोला, अरे मेरा तो दिमाग काम करना ही बंद कर दिया है, तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया हो तो बताओ। थोड़ी देर सोचने के बाद माला बोली, हम लोग इन बुढ़ा बुढ़िया को यहाँ से जाने के लिए तो नहीं कह सकते, लेकिन इस दुनिया से जाने के लिए तो कह सकते हैं ना। इतनी बात आशा जी ने अपने कानों से सुनी, क्योंकि कुछ देर पहले ही उन्हें होश आया था और जोरों की प्यास लगने के कारण वह पानी लेने रसोई में जा रही थी। दोनों बेटे और बहू की ऐसी बातें सुनकर मानो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। वे पानी बिना लिए ही वापस अपने कमरे में आ गईं। अपने पलंग पर बैठकर जोर जोर से हाँफने लगी। तभी अमरनाथ जी को भी होश आ गया था। उन्होंने आशा जी को हाँफते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ आशा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्या? आशा जी ने उन्हें धीरे बोलने का इशारा किया। अमरनाथ जी ने उनकी पीठ को सहलाया और थोड़ी देर बाद वे धीरे धीरे सामान्य हुई। उन्होंने अमरनाथ जी को बताया कि वे जब पानी लेने रसोई में जा रही थीं तो दोनों बेटे और बहू की बातें करते हुए सुना कि वे दोनों कह रहे थे, हमें इस दुनिया से दूर भेज देंगे, और वह कहकर रोने लगी। उधर जब हिमांशु ने अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो वह सन्न रह गया। वह अपने मुंह पर हाथ रखकर आंखें खुली करके उसको देखता ही रह गया। उस समय उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे काटो तो खून नहीं। उसने अपनी पत्नी का विरोध किया, लेकिन वह उसे समझाने लगी, देखो हिमांशु, तुम इन बुढ़ा बुढ़िया के इकलौती संतान हो। यह लोग जैसे तैसे बूढ़े होते जाएंगे, इनके लिए दवाई गोली से लेकर इनकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान हमें ही रखना होगा। तब हम इनकी सेवा करेंगे या अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देंगे। अब आप खुद ही सोच लो कि इनका क्या करना है। एक ही बार में इनका किस्सा खत्म कर देना है कि जिंदगी भर इनका बोझ ढोना है। हिमांशु माला से गुस्से में बोला, माला, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने माँ बाप के साथ इतना अन्याय नहीं कर सकता। उन्हें इस दुनिया से भेजने का पाप अपने माथे में नहीं ले सकता। हाँ, इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि उन्हें मैं गांव भेज सकता हूँ। हिमांशु ने जो बात कही उस बात को आशा जी ने नहीं सुना। वह माला की बातें आधी अधूरी सुनकर अपने मन में भरम पाले वहाँ से चली गई। अब अमरनाथ जी ने सोचा, क्यों ना बेटे बहू को बताए बिना ही हम अपने गांव चले जाएं, और चाहे कुछ भी हो जाए हम कभी इनके पास वापस नहीं आएंगे। यही सोचकर दोनों रातों रात गांव जाने के लिए निकल गए। आशा जी का सामान तो पहले से ही पैक था, इसीलिए वे दोनों तुरंत ही गांव के लिए निकल गए। वे दोनों रात के अंधेरे में अंदाजा लगा ही रहे थे और आगे बढ़ रहे थे कि इत्तेफाक से एक ऑटो वाला उन्हें मिल गया। उस ऑटो वाले ने उन्हें बताया कि वह अपनी बेटी के घर कुछ सामान पहुंचाने के लिए आया था। वह उसी शहर में रहता है और वह अपने घर जा रहा है, इसलिए उसने उन दोनों को बस स्टैंड तक पहुंचा दिया। अमरनाथ जी और आशा जी ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और कुछ रुपए भी दिए। उस ऑटो वाले ने उन्हें बताया कि भगवान ने उन्हें अपने दूत के रूप में भेज दिया है, क्योंकि उस ऑटो वाले को पैसों की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि उसकी पत्नी को अस्थमा का अटैक आया था। वह अपनी बेटी के घर मदद मांगने के लिए ही गया था, लेकिन उसकी सास ने इतनी खरी खोटी सुनाई कि वह कुछ कह ही नहीं पाए और बिना कुछ कहे ही चला आया। लेकिन जितना पैसा मुझे चाहिए था आपने मुझे दे दिया। आपका
आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहकर वह ऑटो वाला वहाँ से चला गया। अमरनाथ जी बोले, देखो आशा, हमारा रातों रात बाहर निकलना जाने कितना अच्छा हुआ। हमारे कारण किसी की जान भी बच सकती है। और वे दोनों सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। जैसे ही सुबह हुई, दोनों अपने गांव जाने वाली बस में बैठकर चले गए। हिमांशु ने देखा मम्मी आज अभी तक नहीं उठी हैं, ना ही पापा उठे हैं, तो वे उनके कमरे में गया देखने की अभी तक दोनों क्या कर रहे हैं। वहां जाकर देखा तो दोनों वहां से गायब थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मम्मी पापा आखिर कहाँ चले गए। उसने माला को जाकर बताया तो माला तो मन ही मन बहुत खुश हुई। चलो, दोनों बुढ़ा बुढ़िया से बिना कुछ कहे ही छुटकारा मिल गया। लेकिन हिमांशु ने अपने गांव के मुखिया चाचा को फ़ोन लगाकर पूछा तो उसने बता दिया कि उसके माँ बाप अपने घर पहुंच गए हैं। तभी उसकी जान में जान आई। और माला ने जब ये समाचार सुना तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कुछ दिनों बाद हिमांशु के साथ अपने सास ससुर के गांव गई और उनके पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगने लगी और बोली, मम्मी जी, पापा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आप लोगों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया, लेकिन आप लोगों के वापस आ जाने के बाद मुझे पता चला कि बुज़ुर्गों का क्या महत्व होता है। आपके वापस आ जाने से तो मैं रोशन का ठीक तरीके से परवरिश भी नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए आपसे विनती करती हूँ कि आप लोग हम सब के साथ चलिए और वहीं रहिए। अमरनाथ जी थोड़े व्यवहारिक आदमी थे, इसलिए उन्होंने कहा, बहू, तुम्हें समय रहते अपनी गलती का एहसास हो गया, यही अच्छी बात है। लेकिन अभी हम लोग तुम्हारे साथ नहीं जा सकते, क्योंकि अभी हमारी खेती में अनाज को तोड़कर मंडी बेचने का काम जोर शोर से चल रहा है। जैसे ही हमें फुर्सत मिलती है हम इस बारे में सोचेंगे। वहीं आशा जी का मन पोते में लगा हुआ था, इसीलिए बार बार अमरनाथ जी को बेटे के पास जाकर रहने की जिद कर रही थी। अमरनाथ जी ने सोचा आशा की इच्छा है बेटे के पास रहने की, तो उन्होंने फिर से उन्हें शहर भेज दिया। अब तो माला को मुफ्त की नौकरानी मिल चुकी थी। माला आशा जी की इतनी तारीफ करती कि वे उनकी तारीफ करते करते सारा काम करवा लेती। आशा जी भी खुशी खुशी उसका सारा काम यही सोचकर कर देती कि अपने ही तो बेटे बहू हैं, तो अपने घर में काम करने में कैसी शर्म। दिन बीत रहे थे। माला आशा जी के पास हमेशा पैसों का रोना रोती रहती और आशा जी अपने पति अमरनाथ जी से कहकर पैसे मंगवाती रहती। जब तक अमरनाथ जी पैसे भेजते रहे तब तक तो माला ने आशा जी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। लेकिन एक दिन बगीचे में खड़े हुए अचानक से अमरनाथ जी का पैर वहां पड़े हुए पत्थर पर टकरा गया, जिससे टकराकर वे ऐसे गिरे कि उनकी कमर और घुटने की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। अनन फनन में उन्होंने शहर लाया गया। अब तो माला को लगा उसके घर में आपत्ति आ गई। अब उसका रवैया अपने सास ससुर के प्रति धीरे धीरे बदलने लगा। वे आशा जी के हर काम में कुछ न कुछ गलतियां निकालने लगी। एक तरफ तो आशा जी अपने पति के स्वास्थ्य को लेकर परेशान और दूसरी तरफ अपने बहू के रवैये से परेशान थी, इसलिए ना चाहते हुए भी उनसे गलतियां हो जाया करती थीं, जिसका माला भरपूर लाभ उठाती थी। माला हिमांशु के सामने आशा जी की गलतियां गिनाती रहती थी, जिससे वह भी माँ को खरी खोटी सुना दिया करता था, क्योंकि वह एक तरफ अपने पिता के इलाज के लिए पैसे खर्च करने से परेशान था, तो दूसरी तरफ माँ की छोटी छोटी गलतियों पर जिसे माला और भी ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बता दिया करती थी और घर में हंगामा करती रहती थी। कुछ दिन अस्पताल में रखने के बाद अमरनाथ जी की छुट्टी कर दी गई। अब हर 4-8 दिनों के बाद अमरनाथ जी को चेकअप के लिए बुलाया जाता था, जिससे डॉक्टर की फीस, दवाई का खर्च के साथ साथ अस्पताल आने जाने का खर्च भी लगता था, जो माला को बहुत अखरता था। कुछ दिनों तक तो उसने जैसे तैसे अपने सास ससुर का खाना पीना किया, लेकिन धीरे धीरे ना तो वह घर के कोई काम करती थी और ना ही अपने सास ससुर को चैन से रहने देती थी। जैसे ही हिमांशु अपने ऑफिस जाता, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कहकर उनके पीछे पड़ जाती। उनका पोता रोशन यह सब सुनता तो वह भी अपनी माँ से डरा सहमा सा रहने लगा था।
और उसे जैसे ही मौका मिलता अपने दादा दादी के पास जाकर छुप जाया करता था। लेकिन माला ही उसके ऊपर नज़र पड़ते ही वह अपने सास ससुर को खूब खरी खोटी सुनाती और रोशन को भी गुस्से में आकर मार देती थी। उसे सख्त हिदायत देती कि वह उनके पास कभी न जाए। एक दिन आशा जी अपने पति अमरनाथ जी को अस्पताल लेकर गई थी। माला ने अपनी कीमती जेवर उनके बैग में रख दिए और शाम को हिमांशु से कहा कि उसको एक सहेली की पार्टी में जाना है। लेकिन अब उसने अपनी अलमारी में हिमांशु के सामने गहने ढूंढे तो उसे नहीं मिले। फिर क्या था, उसने घर में हंगामा मचा दिया कि मेरे गहने नहीं मिल रहे हैं। उसने अपनी अलमारी के सारे कपड़े इधर उधर बिखेर दिए। फिर वह सीधे अपनी सास के कमरे में गई और बोली, मम्मी जी मेरे गहने नहीं मिल रहे हैं, कहीं आपने तो नहीं रखे। हिमांशु उसे मना करता रहा कि उसकी मम्मी से ना पूछे, लेकिन वह नहीं मानी और सीधे आशा जी का बैग चेक करने लगी। जब उसने उनके बैग में कपड़े निकालकर बाहर फेंके तो कपड़ों के साथ साथ गहने भी गिराए। फिर तो माला आग की तरह अपनी सास के ऊपर बरस पड़ी। उन्हें इतना जलील किया कि उन्हें अपनी सफाई देने का भी एक मौका नहीं दिया। जब हिमांशु ने यह सब अपनी आंखों से देखा तो वह भी अपनी मम्मी से नफरत करने लगा और उन्हें तुरंत घर से बाहर निकल जाने को कह दिया। माला ने कुछ दिन पहले ही अमरनाथ जी से अस्पताल के बिल के साथ गांव और घर की जमीन के पेपर भी साइन करा लिए थे, जो अब उसके नाम हो गया था। इस बात का पता उन्हें तब चला तब हिमांशु ने उन्हें अपने घर से निकल जाने के लिए कह दिया। तब उसने कहा, आप लोग भूलकर भी अपने गांव मत जाइएगा, क्योंकि वहां की सारी प्रॉपर्टी तो आपने मेरे नाम कर दी है। अब अमरनाथ जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वे कहाँ जाएं और क्या करें। फिर भी जब बेटे ने घर से चले जाने के लिए कह दिया तो दोनों बुजुर्ग दंपत्ति धीरे धीरे सुनसान सड़क पर रात के अंधेरे में चले जा रहे थे। तभी वे एक साड़ी की दुकान के पास जाकर रुके। उस दुकान का मालिक कह रहा था, आजकल के लड़कों को न जाने क्या हो गया है, बहुत छुट्टियां कर रहे हैं। इतना बड़ा ऑर्डर आया है और काम करने वाले की कमी है। तभी आशा जी ने उस दुकान के मालिक से कहा, भाई साहब आप बुरा ना माने तो क्या हम आपका काम कर सकते हैं। दुकान के मालिक ने उन दोनों की हालत देखी तो कहा, आप दोनों अपनी हालत तो देखिए, आप क्या काम करेंगे। तभी आशा जी बोली, भाई साहब अगर हमें काम मिल जाए तो आपकी बड़ी ही मेहरबानी होगी। जब तक आपका नौकर नहीं आ जाता तब तक आप हमें रख लीजिए, फिर चाहे निकाल दीजिएगा। दुकान के मालिक को काम करने वालों की ज़रूरत थी, इसलिए उसने काम पर रख लिया। अमरनाथ जी व्यापारी आदमी थे, इसलिए उन्हें बैठे बैठे अकाउंट का काम दे दिया गया और आशा जी को गारमेंट्स की पैकिंग का काम समझा दिया गया। अब उस दुकान के मालिक का काम बहुत ही अच्छी तरीके से चलने लगा। हिसाब किताब में कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब उनके रहते उस दुकान के मालिक ने कुछ ही दिनों में छोटी सी दुकान की जगह एक बड़ी सी साड़ी का शोरूम खोल दिया। अब उस शोरूम का नाम बहुत चलने लगा। उसकी प्रसिद्धि से अमरनाथ जी ने अपने मालिक से कहा, क्यों ना हम शहर के दूसरे छोर पर, जहां बहुत ज़्यादा आबादी वाला क्षेत्र है, वहां एक साड़ी का शोरूम खोल दें, ताकि वहां भी हम अच्छा खासा मुनाफा कमा सकें। मालिक बहुत ही नेक दिल का था। उसने कहा, अब तो तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, फिर भी तुमने अपना पैसा लगाकर खुद का शोरूम खोलने की बात नहीं की, बल्कि मुझे खोलने की सलाह दी। यह आपका बड़प्पन है, इसलिए मैं आपकी इस ईमानदारी से बहुत ही प्रभावित हूँ और मैं चाहता हूँ कि वहाँ साड़ी का शोरूम तो खुलेगा, लेकिन आपके नाम का, और आपका शोरूम खुलेगा जिसमें मेरा पूरा योगदान रहेगा। और उस मालिक ने उन्हें पूरा सहयोग दिया और देखते ही देखते अमरनाथ जी और आशा जी का अपना एक बहुत बड़ा साड़ी का शोरूम खुल गया। जब उस शोरूम का उद्घाटन होना था तब हिमांशु और माला भी आए थे, क्योंकि हिमांशु उस शोरूम का एक मामूली सा कर्मचारी था। जब उस शोरूम के मालिक का नाम अनाउंस हुआ, अमरनाथ, तो माला और हिमांशु को धक्का सा लगा कि कहीं उसके पापा ही तो नहीं। फिर उन्हें लगा, अरे इतने बड़े शोरूम के बारे में तो लोग सपने में भी नहीं सोच सकते।
तभी अमरनाथ जी के आजू बाजू उनके बॉडीगार्ड चल रहे थे और बीच में अमरनाथ जी और उनके पीछे आशा जी थी। तब अमरनाथ जी ने शोरूम का फीता काटा, उनके ऊपर फूलों की वर्षा की गई और उनकी इस उम्र में इतनी बड़ी सफलता का राज पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनकी सफलता का श्रेय उनके मालिक को जाता है, जिनका एक छोटी सी दुकान थी जिसमें हम नौकर थे और हमने वहां पूरी ईमानदारी के साथ काम किया और आज इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली। लेकिन हाँ, जीवन में कई मोड़ आते हैं, हमारे जीवन में भी आए। हमने अपने जीवन में कभी चोरी नहीं की, कभी घर में खाने के लिए नहीं था तो हम भूखे ही सो गए, लेकिन ना ही किसी के घर से उधार मांगकर खाया और ना ही चोरी करके खाया। लेकिन कभी कोई हमारे अपने हुआ करते थे जिन पर हम पूरा आंख बंद करके विश्वास किया करते थे। उन्होंने हमें चोर साबित कर दिया और धोखे से हमारा सब कुछ हड़प लिया। लेकिन कहते हैं ना कि हाथ का धन कोई भी नहीं चुरा सकता, लेकिन किस्मत और कर्म का लिखा हुआ कोई नहीं चुरा सकता। बस यही हुआ हमारे साथ भी। हमने भी अच्छे कर्म किए और आज इस मुकाम तक पहुंच गए। यही हमारी सच्चाई है। अमरनाथ जी के इतना कहते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वही हिमांशु और माला की नजरें शर्म से झुक गईं। दूसरे दिन सारे कर्मचारी अपने अपने काम में लग गए। तब हिमांशु सीधे अमरनाथ जी के केबिन में जाने लगा। तब गार्ड ने उसे रोका और कहा, अरे अरे, आप बिना किसी को अपॉइंटमेंट के सर के केबिन में कैसे चले जा रहे हैं? तब हिमांशु ने कहा, अरे तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? अगर मैंने सर से शिकायत कर दी ना तो तुम्हारी अभी के अभी छुट्टी हो जाएगी। गार्ड बोला, सर आप जो भी हैं मुझे नहीं मालूम, भले ही आप मेरी छुट्टी करवा दीजिएगा, लेकिन मैं पहले सर से परमिशन लेकर आता हूँ, तभी आपको अंदर जाने दूंगा। हिमांशु को मजबूरी में बाहर ही खड़ा रहना पड़ा। गार्ड अंदर जाकर जब अमरनाथ जी से परमिशन लेने गया तो अमरनाथ जी ने कह दिया, अभी उन्हें अंदर मत आने देना। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया। अमरनाथ जी हिमांशु से नहीं मिले। हिमांशु अमरनाथ जी से मिलने के लिए दिन भर उनका इंतजार कर रहा और जिस काम के लिए उसे अपॉइंट किया गया था वह काम भी नहीं किया, इसलिए उसे दूसरे दिन नौकरी से भी निकाल दिया गया। जब हिमांशु के हाथ से नौकरी भी चली गई और अमरनाथ जी से मिलना भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए वह बहुत ही परेशान हो रहा था। उधर माला ने सोचा अमरनाथ जी का गांव का घर और खेत को बेचकर खूब पैसे मिलेंगे। वह उसे बेचने के लिए किसी अदालत से बात करने गई तो पता चला किसी दलाल ने पहले ही उससे दवाई के बिल के पास कराने के समय साइन करवा लिए और उस प्रॉपर्टी को पहले ही हड़प लिया है। माला को भी 1 रुपये का फायदा नहीं हुआ। अब उधर हिमांशु परेशान हो रहा था तो इधर माला परेशान हो रही थी। जब उनके बेटे रोशन की पढ़ाई के लिए पैसों की ज़रूरत थी तो उन्होंने उस घर को भी बेच दिया जिस घर में वह लोग रहते थे। अब तो हिमांशु और माला दाने दाने के लिए मोहताज हो गए थे। अपने मम्मी पापा की ऐसी दयनीय हालत देखकर रोशन को वह सारी घटना याद आ जाती जब उसकी माँ उसके दादा दादी के साथ एक थाली भोजन के लिए कितना तड़पाती थी। आज उसी भोजन के लिए वह कितना तड़पते हैं। अमरनाथ जी इतने उदार दिल के थे कि उन्हें अपना वह दिन रोज याद आ जाता जब उन्होंने कभी सड़क के किनारे भिखारियों की लाइन में खड़े होकर एक थाली भोजन मांगकर खाया था। उन्होंने आशा जी को अपना विचार बताया कि क्यों ना हम अपनी आमदनी का एक हिस्सा गरीबों में खाना बांटने में लगा दें। आशा जी को भी अपने पति का यह विचार बहुत ही पसंद आया। अब आशा जी और अमरनाथ जी रोज शाम को खाना बांटने जाते तो उनके बेटे बहू भी भिखारियों की लाइन में खड़े होकर खाना लेते। माला तो अपनी गलती का एहसास होता कि वास्तव में जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। आशा जी रोज ही अपने बेटे बहू को भिखारियों की तरह खाना देती थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि वे दोनों उनके पास आकर रह जाएं, क्योंकि माला ने एक नहीं 2 बार उन्हें जलील करके घर से निकाला था, इसलिए उनका भी दिल उनके लिए नहीं पसीजा। दोस्तों, क्या आशा जी ने
अपनी बेटे बहू को माफ ना करके सही किया या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।